ईरान, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अक्सर एक विलन की छवि बनती है ना। लेकिन क्या हो अगर इसकी कहानी का एक दूसरा बिल्कुल अलग पहलू भी हो, एक ऐसा नजरिया जो ये बताता है कि ईरान की आज की पहचान असल में बाहरी दखल और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का नतीजा है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ईरान की असली कहानी आखिर है क्या? क्या ये वही है जो हमें अक्सर बताई जाती है, या फिर इतिहास के पन्नों में कोई और ही सच्चाई छिपी हुई है? आइए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें तेल में हैं। वो ही तेल जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था, वो विदेशी ताकतों के साथ हुए कुछ ऐसे समझौतों में उलझ गया कि उसने देश की किस्मत ही पलट दी। यहीं से आप कह सकते हैं कि आधुनिक ईरान के इतिहास का एक बहुत अहम अध्याय शुरू होता है। वॉशिंगटन में एक कहावत करीब 100 साल पुरानी है कि जो ईरान को कंट्रोल करता है वो भविष्य की एनर्जी लाइफलाइन को कंट्रोल करता है। और ऐसा क्यों था? भाई, एक तो ईरान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी, रूस के करीब, मिडल ईस्ट पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन जगह। और सबसे बड़ी बात, वहां तेल के भंडार थे, बेशुमार तेल। और इसी तेल पे नजर थी सबकी। साल था 1901। एक समझौता हुआ, डार्सी कंसेशन। इस एक कॉन्ट्रैक्ट ने एक ब्रिटिश उद्योगपति को 60 सालों के लिए ईरान के लगभग सारे तेल संसाधनों पर पूरा कंट्रोल दे दिया। बस यहीं से ईरान के तेल पर विदेशी नियंत्रण की नींव पड़ गई। इसके बाद बनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। और इसका काम करने का तरीका जानते कैसा था? बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा। मतलब देश का सारा धन चूस कर बाहर ले जाना। इसे समझने के लिए जरा फिल्म लगान को याद कीजिए। जैसे वहां किसानों की मेहनत का सारा लगान ब्रिटिश हुकूमत ले जाती थी, ठीक वैसे ही ईरान के तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा शाह के यूरोपियन कर्ज चुकाने में जा रहा था। संसाधन ईरान के, लेकिन फायदा ईरान को जरा भी नहीं। फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 1901 के समझौते के कई दशकों बाद 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसे वापस ईरान के कंट्रोल में ले आए। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ 2 साल बाद 1953 में CIA की सपोर्ट से ऑपरेशन एजेक्स हुआ और उनकी लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। मुसद्देक का तर्क बहुत सीधा सा था। भाई, ईरान का तेल ईरान का है। लेकिन शायद पश्चिमी ताकतों को लगा कि लोकतांत्रिक नेताओं को कंट्रोल किया जा सकता है। पर मुसद्देक किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ? उन्हें सत्ता से ही हटा दिया गया। इस एक तख्ता पलट ने ईरान में लोकतंत्र की जड़ों को बहुत कमजोर कर दिया और यहीं से क्रांति की आग के लिए जमीन तैयार हो गई। मुसद्देक के जाने के बाद शाह वापस आए और उनके राज ने ईरान को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। शाह का ईरान न वो एक साथ दो अलग अलग सच्चाइयों में जी रहा था। एक तरफ तो ऊपरी तौर पर वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन दिखता था, औरतें पढ़ सकती थीं, गाड़ी चला सकती थीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि शाह का शासन असल में अमेरिका के इशारों पर चलता था। देश में भ्रष्टाचार फैला था और उनकी खुफिया पुलिस किसी भी तरह के विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल देती थी। सऊदी किंग फैसल ने एक बार शाह को चेताया भी था। उन्होंने कहा, आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप ईरान में हैं। यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है, इस बात को मत भूलिए। ये बात साफ दिखाती है कि शाह जिस तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे थे, वो शायद अपने ही देश की जमीनी हकीकत से बहुत दूर था। और इसी माहौल में एक नाम बहुत तेजी से उभरा, आयतुल्लाह खुमैनी। 14 साल देश से बाहर रहने के दौरान वो पश्चिमी असर के खिलाफ एक नैतिक रूप से शुद्ध ताकत का प्रतीक बन गए। उन्होंने शाह को सिर्फ एक तानाशाह नहीं, बल्कि एक गैर इस्लामी शासक की तरह पेश किया। और ये एक ऐसा मैसेज था जो ईरान के आम लोगों के दिलों में उतर गया। जब शाह के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो अमेरिका, जो वियतनाम युद्ध के बाद थोड़ा सतर्क हो गया था, उसने शाह का साथ देने में हिचकिचाहट दिखाई और आखिर में उनसे दूरी बना ली। ये हालात हेनरी किसिंजर की उस मशहूर बात की याद दिलाते हैं, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है। नतीजा ये हुआ कि मार्च 1979 में एक जनमत संग्रह हुआ और उसमें 98.2% ईरानियों ने देश को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के हक में वोट दिया। सोचिए, 98.2%। ये आंकड़ा शाह के राज के खिलाफ लोगों के गुस्से को साफ साफ दिखाता है। इस क्रांति के बाद ईरान ने एक बिल्कुल नई राह पकड़ी।
एक ऐसी राह जो काफी हद तक बाहरी दुनिया के प्रति अविश्वास और अपने पुराने कड़वे अनुभवों से बनी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रांति के बाद के ईरान की नीतियां आखिर बनी कैसे। सत्ता में आने के बाद खुमैनी ने एक नया संविधान लागू किया, जिससे सारी ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में आ गई। एक गार्डियन काउंसिल जैसी संस्था बनाई गई, जिसके पास किसी भी कानून या उम्मीदवार को खारिज करने का अधिकार था। मतलब इस नए सिस्टम में धार्मिक सिद्धांतों को देश के कानूनों से भी ऊपर रख दिया गया। फिर 1989 में खुमैनी का निधन हो गया और उनकी जगह अली खमेनेई नए सुप्रीम लीडर बने। अब उनका चुना जाना थोड़ा विवादों में रहा, क्योंकि उस वक्त उन्हें सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु नहीं माना जाता था। खमेनेई के शासन को अक्सर 3 पिलर्स पर टिका हुआ बताया जाता है। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये इस सोच पर आधारित है कि बिना परमाणु शक्ति के कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क। इसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुथियों जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शामिल है। और तीसरा, डेथ टू अमेरिका का नारा, जिसे अक्सर अमेरिकी लीडरशिप के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्लोगन की तरह देखा जाता है, न कि वहां के लोगों के खिलाफ। अगर हम ईरान के पिछले अनुभवों को देखें, खासतौर पर 1953 के तख्ता पलट को, तो पश्चिम के लिए उसका ये गहरा अविश्वास शायद थोड़ा समझ में आता है, और यही अविश्वास उसकी विदेश नीति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर वापस ले आता है। इस पूरी उलझी हुई कहानी में विलन का रोल आखिर किसे दिया जा सकता है? ईरान की कहानी में वो टर्निंग पॉइंट कब आया? क्या 1901 में, जब उसका तेल ब्रिटेन के कंट्रोल में चला गया? या फिर 1953 में, जब उसकी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया? या 1979 में, जब इस्लामी क्रांति हुई? सच तो ये है कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सब ने मिलकर आज के ईरान को बनाया है। एक बहुत पुरानी अफ्रीकी कहावत है कि जब तक शेर अपना इतिहास खुद लिखना नहीं सीख जाता, तब तक कहानियों में हमेशा शिकारी की ही बड़ाई होगी। ये विश्लेषण, आप कह सकते हैं, उसी कहानी को शेर के नजरिए से देखने की एक कोशिश है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है। सोचिए, अगर कोई देश सिर्फ अपने ही संसाधनों पर अपना हक मांगता है और इसके बदले में बाहरी ताकतें उसकी चुनी हुई सरकार को ही गिरा दें, तो फिर इस पूरी कहानी में असली विलेन कौन है? अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना